हाय, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। साथियों, ये हमारा मैंने तीसरा लिखा हुआ है, ये पहले से ही मेंशन था। ये हमारा चौथा लेक्चर होगा मॉडर्न हिस्ट्री का। इससे पहले 3 लेक्चर हो चुका है, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो वो जाके देखिए। मॉडर्न हिस्ट्री में इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था कि बंगाल पे कैसे अंग्रेजों ने बंगाल का अधिग्रहण कैसे किया। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो है ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार। ये टॉपिक है, उसमें सब टाइटल जो एक एक करके स्टेट को ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जीत रही है, तो उसी को हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि बंगाल को अधिग्रहण कर चुके। पिछले वीडियो में बताया था कि 2 युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। 2 युद्ध के थ्रू बंगाल में द्वैध शासन लगता है 1765 ईस्वी में, और उसके बाद से वो बंगाल का अधिग्रहण 1772 ईस्वी में पूरी तरीके से कर लेती है। वारेन हेस्टिंग्स जब द्वैध शासन हटाता है उसके बाद से। यहाँ तक हम लोगों ने लगभग देख लिया था पिछले 3 वीडियो में। अगला वीडियो हम लोगों ने जो देखने जा रहे हैं वो मैसूर है। मैसूर को किस तरह से अंग्रेजों ने अधिग्रहण किया, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा। मैसूर को एक बात आप याद रखिए, इसमें मैसूर को अधिग्रहण करने में 4 वार होते हैं, कंटिन्यू 4 वार हो गए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इन चारों युद्धों को हम एक एक करके देखेंगे। साथ ही देखेंगे कि ये युद्ध जो हो रहा है किन के बीच में हुआ, कब हुआ, कौन इसमें शामिल था, युद्ध का अंत जो है किस संधि के थ्रू होता है, और युद्ध का परिणाम जो होता है वो क्या होता है, और किस तरह से लास्ट युद्ध है चतुर्थ युद्ध में 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान जो है वो मारा जाता है और अंग्रेज जो है मैसूर का अधिग्रहण कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि मैसूर जो राज्य था वो आया कहाँ से। तो इसके इतिहास में हम लोग चलते हैं। हालांकि ये मेडिएवल हिस्ट्री का चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा कि विजयनगर साम्राज्य जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य, तो विजयनगर साम्राज्य को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे मेडिएवल मध्यकालीन भारत के इतिहास में। यहाँ पे आप बस इतना समझ लो कि ये लगभग 310 सालों तक चलने वाला साम्राज्य था। 310 सालों तक शासन जो है इसका साम्राज्य स्थापित रहा, और मुख्य रूप से दक्षिणी भारत में स्थापित साम्राज्य था। इसका अगर मैं स्थापना की बात करूँ तो लगभग 1336 ईस्वी में इसका जो होता है स्थापना, और 1646 ईस्वी के आसपास इसका पतन हो जाता है। तो अब इसका इतना ही मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा विजयनगर साम्राज्य के बारे में, क्योंकि ये जो है मेडिएवल हिस्ट्री का चीज़ें है। तो हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे विस्तार से विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इतना आप यहाँ पे बस इतना समझ लो कि विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद, यहाँ पे मैंने जैसे मेंशन किया है, केवल आपको शॉर्ट नोट्स के लिए आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको लिखना है थोड़ा सा विस्तार में। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद वाडियार वंश के शासन में स्वतंत्र मैं एक बार जो बोल रहा हूँ उसको आप देख ले। वाडियार वंश के शासन में स्वतंत्र हुआ वास्तविक शासक नंजराज देवराज, और 1700 अगला पॉइंट जो है 1761 ईस्वी में हैदर शक्ति हथिया लिया, और 1776 में राजा। इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। विजयनगर साम्राज्य था उसका पतन होता है। पतन के बाद से मैसूर जो राज्य हम लोग देख रहे हैं, मैसूर का उत्थान जो है वाडियार वंश के शासन में मैसूर का जो है वो स्वतंत्र हुआ। मैसूर राज्य जो है वो वाडियार वंश के, आप ये वाडियार वंश याद रखिएगा, क्योंकि ये जब मैसूर का चतुर्थ युद्ध होगा तो मैसूर के चतुर्थ युद्ध में जब अंग्रेज विजयी हो गए तो वो फिर से वाडियार वंश का शासक यहाँ पे स्थापित करेगा। मैं बताऊंगा वो आगे चल के चौथे युद्ध में। आप फिलहाल इतना समझो कि विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद से जो वाडियार वंश के शासन में मैसूर राज्य का उत्थान होता है, और वास्तविक शक्ति जो था वहाँ के दो सेनापति नंजराज और देवराज जो थे, उनके हाथों में इस राज्य का वास्तविक शक्ति किनके हाथों में था, तो नंजराज और देवराज के हाथों में। हुआ यूँ कि वास्तविक शासक कौन सा वहाँ पे, ये दोनों सेनापति थे, सेना के सेनापति थे, और इन्हीं के हाथों में वास्तविक शासक था। वाडियार वंश के शासन में जो स्वतंत्र हुआ उसके बाद से वाडियार वंश के शासन में ही सेनापति थे कौन, नंजराज और देवराज। इन्हीं के हाथों में वास्तविक शक्ति किसका, मैसूर राज्य का था। 1761 ईस्वी में अब इसी मैसूर में ही जो सैनिक होते हैं, सैनिक में एक सेना जो होती है, सेना में एक सैनिक हुआ करता था हैदर ने बहुत जल्दी ग्रो किया, आप ये बोल सकते हो, और कुछ ही समय में वो सेना में जो उच्चतम पोस्ट होता है उस वहां पे पहुंचा। 1761 ईस्वी में हैदर ने शक्ति किनसे ले लिया, नंजराज और देवराज जो थे, इनसे शक्ति कौन ले लेता है 1761 में, हैदर अली।
हैदर अली ने शक्ति जो है अपने हाथों में लिया। अभी 1761 में शक्ति तो हथियार लिया, लेकिन वास्तविक शासक जो है अपने को खुद को राजा, जो 1776 ईस्वी में ये खुद को राजा घोषित करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इतना समझ चुके हैं कि मैसूर राज्य का उत्थान कहां से, मैसूर राज्य आया कहां से। मैसूर राज्य में वाडियार वंश का शासन स्थापित, साथ ही वाडियार वंश में जो सेनापति थे उनके हाथों में वास्तविक जो शक्ति था वो उनके हाथों में था। 1761 ईस्वी में हैदर अली ने शक्ति को हथियाया इनसे, किससे, नंजराज और देवराज से, और 1776 में खुद को राजा घोषित कर दिया। इतना आप लिखे होगे और आप समझ पा रहे होगे मेरी बातों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप ये वाला याद रखिएगा वाडियार वंश, क्योंकि अभी जब हम चौथे युद्ध की बात करेंगे, आंग्ल मैसूर का चौथा युद्ध, वहां पे इसका फिर से हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, हैदर अली जो था वो एक प्रभावशाली शासक था। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रभावशाली कहने का मतलब प्रभावशाली कहने का मतलब मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ था कि मेरे प्रभावशाली कहने का क्या मतलब है। तो क्योंकि आप पूरे वीडियो को लगातार देख रहे हैं तो आप समझ पा रहे होगे ये प्रभावशाली शासक, मेरे कहने का प्रभावशाली कहने का तात्पर्य क्या है। मराठा जो साम्राज्य उस समय का हुआ करता था, हालांकि मराठों से एक बार ये परास्त होता है, हैदर अली एक बार मराठों से परास्त होता है और चौथ कर उनको देने के लिए बाध्य भी होता है, विवश भी होता है, चौथ कर देता भी है। लेकिन कुछ ही समय में जब हम लोग मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे तो उसमें नामों का हम एक एक करके चर्चा करेंगे। आप फिलहाल एक नाम को याद रखिए, माधवराव। माधवराव के मृत्यु के बाद से इसने पुनः अपनी शक्ति को वापस ले लेता है और फिर कुछ ही समय में जो है मैसूर को फिर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभार देता है। तो आप इतना समझिए, माधवराव के मृत्यु के बाद से, जैसे कि हैदर अली ने मराठों से एक बार परास्त हुआ और चौथ कर देने के लिए, चौथ उस समय का क्रम, जो मराठा प्रशासन पढ़ेंगे, मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेगा, मराठा प्रशासन पढ़ेगे, तो उन सारी चीजों को एक एक करके अध्ययन करेगा। हो सकता है एक दो वीडियो के बाद से हम लोग मराठा पे आएंगे ही, तो वो आप उसका टेंशन ना ले। लेकिन आप ये समझे कि चौथ जो है वो देने के लिए विवश भी होता है, लेकिन कुछ ही समय में जब माधवराव की मृत्यु हो जाती है तो कुछ ही समय में पुनः मैसूर को फिर से एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभार देता है। अब देखिए आगे, अब सब कुछ सही चल रहा था, हैदर अली यहाँ पे शासन करने लगता है, लेकिन आंग्ल प्रथम युद्ध मैसूर जो 1767 से 1769 तक होता है, 1767 से 1769 तक, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा तभी ये समझ पाए। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लगे, क्योंकि वार जो होता है, देखिए एक बार यहाँ त्रिगुट बनता है तो फिर एक बार यहाँ बनता है, तो अलग अलग समय में अलग अलग त्रिगुट बनता है, लेकिन किस तरह से क्या होता है ये मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ध्यान से सुन रहे होंगे। सबसे पहले हम मराठा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करूं, सॉरी मैंने मराठा बोल दिया यहाँ पे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करूं तो आप देखिए 1767 से 1769 तक चलने वाला ये वार, एक तरफ हैदर है, एक तरफ कौन थे, हैदर, तो दूसरी तरफ क्या है, मराठा साम्राज्य प्लस निजाम प्लस अंग्रेज। मैं अगले वीडियो में या अगले वीडियो से पहले, हो सकता है कि मैं इस वीडियो में 2 ही बार की चर्चा करूं या 4 बार की चर्चा, अगर समय बचता है, समय अगर हमारे पास 20 से 25 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है 2 बार की चर्चा करते समय करने में, तो हम 4 बार जो होता है, 4 बार सेकेंड थर्ड फोर्थ तक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सबकी चर्चा कर लेंगे। अगर नहीं तो हम बीच में एक आपको मैपिंग करा देंगे कि मैंने मराठा कहा तो मराठा से क्या तात्पर्य है, भारत में मराठा उस समय का लोकेशन क्या था, निजाम का लोकेशन क्या था, तो साथ ही हैदर अली का जो मैसूर राज्य था उसका लोकेशन, बंगाल का लोकेशन, आप मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ था मैपिंग करके, तो आप उसको ध्यान में रखें। तो मैं कोशिश करूँगा कि बीच में ही एक मैप बना दूँ और उसके थ्रू समझा दूँ कि कौन स्टेट जो है कहाँ पे स्थापित था उस समय, तो आसानी होगी आपको समझने में किस तरह से अंग्रेजों ने इसका अधिग्रहण किया। तो हम यहाँ पे आते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में एक तरफ तो हैदर था, एक तरफ हैदर अली, तो दूसरी तरफ कौन कौन थे, दूसरी तरफ 3 गुट था, सॉरी हाँ 3, एक त्रिगुट था, 3 शक्तियों का एक गुट था। उसमें पहला थे मराठा, दूसरा निजाम और तीसरा अंग्रेज। इन तीनों ने मिलकर हैदर से अकेले मुकाबला, ये दोनों शक्ति आपस में टकराती है 1767 ईस्वी में। लेकिन क्या होता है कि कुछ समय बाद, अब इस बात को थोड़ा सा आपको समझना होगा, कुछ समय बाद निजाम जो था, निजाम ये है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के लिए केवल कुछ समय बाद ही लिख दिया, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आपको लिखना है कि एक तरफ तो हैदर था तो दूसरी तरफ मराठा, निजाम और अंग्रेज, ये एक तरफ ये त्रिगुट थे और दूसरी तरफ हैदर, ये दोनों शक्तियां आपस में टकराती है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में 1767 ईस्वी में। लेकिन कुछ समय पश्चात निजाम जो था, निजाम वो आ जाता है हैदर की तरफ में। अब देखिए, अब निजाम अगर हैदर की तरफ आ गया तो निजाम तो इधर हो गया, निजाम इधर आ जाता है,
तब जो है अंग्रेजों का जो पलड़ा भारी, पहले ये जीत के पक्ष में जा रहे थे, यानी कि इनका पलड़ा भारी हो रहा था, अब ये हल्का पड़ने लगे। इन्होंने इस चीज को देखते हुए वास्तव में ये बोला जाए तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किसी का हार नहीं होता, हालांकि ऐसा बोल दिया था अंग्रेजों का हार हो, लेकिन किसी का हार नहीं। दूरदर्शिता जो थी वो बहुत अच्छी थी, और इसलिए वो जब देख रहे थे, जब देखे कि अगर निजाम हमारे साइड से हटके हैदर की साइड जा रहा है, हैदर अली की साइड जा रहा है, तो होता ये कि अगर अंग्रेज हारने के पक्ष में, अगर अंग्रेज हारते तो इन्होंने हार से पहले ही मद्रास की संधि कर ली और इस युद्ध को अंत कर दिया। 1769 में इन्होंने संधि कर ली, मद्रास की संधि किसके बीच, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। एक बात यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि मद्रास की संधि, आप देखिए, आप किसी भी चीज के क्लास के लिए ये वीडियो आप देख सकते हैं, जैसे कि यूपीएससी, किसी स्टेट पीसीएस, या फिर आप एसएससी लेवल तक का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा मैं फैक्ट डाल रहा हूँ और इन चीज़ों को इतना ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इतना बेहतर तरीके से कि आप किसी भी चीज एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो लाभदायक सिद्ध होगी, इसकी मेरी गारंटी है। आप इसको बस ध्यान से देखते रहे और अच्छे से इसका नोट्स बनाते रहे। तो आप ये मैं फैक्ट यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारा फैक्ट मैं इसमें डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि हो सकता है कि जो बच्चे देख रहे हैं, जो मेरे साथी देख रहे हैं, सब्सक्राइबर देख रहे हैं, वो हो सकता है कि कोई ज़रूरी नहीं कि वो पीसीएस या फिर यूपीएससी का ही प्रिपरेशन कर रहे होंगे, हो सकता है कि वो किसी कोई अदर कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो ये वीडियो उनके लिए भी लाभदायक हो। तो एक बात आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कुछ समय बाद जब निजाम उधर चला गया तो अब अंग्रेजों ने संधि की, मद्रास की संधि, और मद्रास की संधि के तहत ये तय हुआ कि जो क्षेत्र एक दूसरे के हम लोग जीते हुए हैं, जैसे कुछ क्षेत्र अगर हैदर जीता है तो जो क्षेत्र एक दूसरे का हम लोग जीते हुए एक दूसरे के क्षेत्र पे जो कब्जा किया, हम लोग उसको वापस करेंगे, और वापस के साथ साथ अगर कभी कोई समस्या, कोई युद्ध होता है तो हम एक दूसरे को मदद करेंगे। इस संधि में तय हुआ कि जो क्षेत्र हम एक दूसरे का जीते हैं उसको वापस कर देते हैं, और अगर तीसरा कोई, जैसे कि अंग्रेज, एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ हम मैसूर की बात कर लें, तो मैसूर पर अगर कोई तीसरी शक्ति अटैक कर रही है तो अंग्रेज उसका सहायता करने के लिए आएगा, ये संधि में बात हुई थी। या फिर अगर अंग्रेजों पे कोई अटैक कर रहा है तो हैदर अली उसका सहायता करेगा, ये इस संधि में बात हुई थी। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि मद्रास की संधि किन के बीच, तो मैसूर और अंग्रेजों के बीच हुई है, और इस संधि के तहत ये तय किया गया था कि आप मेरा सहायता करेगा भविष्य में कभी अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है तो। साथ ही जो एक दूसरे का क्षेत्र जीते हैं हम उसको वापस कर रहे हैं, एक दूसरे को लौटा रहे हैं। लेकिन हुआ यूं, आप देखिए एक घटना यहाँ पे, जैसे कि ये संधि कब होता है, 1700, आप देखें 1769 यानी कि 69 में होता है संधि, 1767-69 में होता है, 2 साल, 67 में स्टार्ट होता है वार और 69 में संधि हो जाता है। 1770 और 71 में एक घटना होती है, और वो घटना ये है कि मराठा ने हैदर पर आक्रमण किया। किसने? 1700। मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करना चाहूँगा, हाँ तो मैं इसको डिलीट कर दिया। अब देखिए, मैंने अभी चर्चा किया था कि एक घटना यहाँ पे होती है, जैसे कि ये आप मद्रास की संधि तक तो आप समझ गए कि 1769 में मद्रास की जो संधि होती है, उसके बाद से एक घटना होती है 1770-71 में। 1770-71 में एक घटना होती है, मराठा साम्राज्य था, मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया, और मैसूर पर आक्रमण जब किया तो आप, जैसे कि मैं अभी बोल रहा था कि मद्रास की संधि में तय किया गया था, मद्रास की संधि में बातें कही गई थी कि अगर कोई आक्रमण तीसरी शक्ति कोई दूसरे इन दोनों में किसी पे भी आक्रमण करते हैं तो एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन जब मराठों ने आक्रमण किया 1770-71 में, तो अंग्रेजों ने मैसूर का साथ न दिया, यानी कि हैदर अली का साथ नहीं दिया, और हैदर अली और अंग्रेजों के बीच जो वो संधि हुआ करता था, वो संधि हुआ था मद्रास की संधि, उसके तहत ये तय किया गया था कि दूसरे का साथ देंगे, लेकिन नहीं दिए, और इस तरह से मैसूर और अंग्रेजों के बीच जो है थोड़ी सी दूरियां बढ़ गई, विवाद बढ़ गया। अब देखिए आगे क्या होता है, थोड़ा और आगे चल के 1780 ईस्वी में, 1780 में सेकेंड, जब दूसरा आंग्ल मैसूर वार जो स्टार्ट होता है, तो 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक के अर्काट पे हैदर अली ने आक्रमण किया और उसको बुरी तरीके से परास्त किया, अंग्रेजों को वहां पे बुरी तरीके से परास्त किया। और क्या, जब
ये अब हम आ गए हैं किस पे, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पे। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में हैदर अली ने छेड़ा था और हैदर अली ने उसे बुरी तरह से परास्त किया। इसमें आप देखिएगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर, निजाम और मराठा एक संग थे और अंग्रेज जो थे वो एक तरफ थे। ये आज थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा है दिल्ली में और पसीना से हालत खराब हो जा रहा है दोस्तों, क्योंकि रात को 2 बज रहा है और फैन को बंद करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, फैन चालू करके रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जैसे कि इस संधि में तय हुआ था कि एक दूसरे का साथ देंगे, लेकिन जब ये घटना होती है 1770 ईस्वी में मराठा आक्रमण, तो इन्होंने साथ नहीं दिया और 1780 ईस्वी में हैदर ने खुद से सेकंड जो आंग्ल मैसूर वार था उसको स्टार्ट किया। किस पे? कर्नाटक के अर्काट पे आक्रमण करके। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में आप जहां देख रहे थे कि एक तरफ कौन कौन थे, एक तरफ हैदर अकेले था, दूसरी तरफ निजाम, अंग्रेज और मराठा थे। लेकिन दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में सीधा उल्टा हो जाता है, हैदर, निजाम और मराठा एक साथ आते हैं जबकि अंग्रेज अकेले पड़ जाते हैं। और यही रीजन था कि अंग्रेजों को ये हराया, हैदर ने हराया। अभी मैं कंक्लूजन नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ कि अंग्रेजों को हराया शुरू में। लेकिन उस समय का जो वारन हेस्टिंग्स गवर्नर आ चुका था यहाँ पे, वारन हेस्टिंग्स ने क्या किया, आयरकुट नाम का एक व्यक्ति था, उसको भेजा और ये बोला कि आप इस जो ये त्रिगुट बना हुआ है इसको तोड़ो। 1780 ईस्वी का आसपास का जो समय था दोस्तों, आप एक बात इतिहास में ये भी पढ़े होंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में जब हम लोग चर्चा करेंगे, हालांकि इस चैनल पे वर्ल्ड हिस्ट्री पहले से चल रहा था, मैंने उसको रोका हुआ कुछ रीजन की वजह से, क्योंकि पीटीआर है, बीपीएससी पीटी, यूपी पीसीएस पीटी, बहुत सारे पीटीआर है, उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जा रहा है। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले इसको लगभग 80-90 क्लास में पहले इसको हम निपटाते हैं, फिर आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हम थे जब वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में एक 1780 के आसपास हम लोग एक अमेरिकी 1787 में जब अमेरिका आजाद होता है तो उसको हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 1780 का जो दशक था वो अंग्रेजों के लिए मुसीबत वाला दशक था। आप एक तरह से ये बोल सकते हैं उसमें अंग्रेजों को मुसीबतें झेलने पड़ी, वो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वहाँ पे। तो क्या है वो मुसीबत क्यों झेलना पड़े, उसके लिए बुरा दशक क्यों था, बुरा टाइम क्यों चल रहा था अंग्रेजों के लिए। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा एक मिनट में, आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देख ले। तो इधर से मैं देख नहीं पाऊंगा, आपको ये चीज़ों को आप देख नहीं पाइएगा, तो इसलिए मैं इधर से खड़ा होकर बोल दे रहा हूँ। 1780 में एक तरफ तो अंग्रेजों के हाथ से इसका जो यूएसए यानी कि अमेरिकी जो उपनिवेश था वो इसके हाथों से निकल रहा था। अमेरिकी जो उपनिवेश था, अमेरिका उपनिवेश, वो इसके हाथों से निकल रहा था। दूसरी तरफ कुछ यूरोपीय कंट्री, फ्रांस, स्पेन, इन लोगों ये जो थे वो अमेरिका का इसमें मदद कर रहे थे। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, क्योंकि एक समय था जब अमेरिका भी ब्रिटेन के हाथों गुलाम हुआ करता था और 1780 के दशक में वो आज़ाद हो रहा था और कुछ यूरोपीय कंट्री जैसे फ्रांस, स्पेन वगैरह वहीं इसको मदद कर रहे थे, किसको, अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे, किसके विरुद्ध, ब्रिटेन के विरुद्ध। तो एक तरफ तो उधर अमेरिका आज़ाद हो रहा है, दूसरी तरफ कुछ यूरोपीय कंट्री ही इसके विरुद्ध खड़े हैं, और तीसरी तरफ आप देखिएगा तो तीसरी तरफ यहाँ पे अंग्रेजों की भारत में बार बार हार हो रही है, क्योंकि निजाम, मराठा और हैदर एक तरफ है, अंग्रेज अकेले हैं। ये देखते हुए वारन हेस्टिंग्स जो अंग्रेजी गवर्नर था, उन्होंने आयरकुट को भेजा। ये जैसे कि आप देखें कुछ समय के बाद यहाँ पे निजाम जो था वो हैदर की तरफ आ गया था। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे केवल गुट से अलग कर दिया इन अपने कूटनीतिक बल से इन्होंने, आयरकुट ने किसको, हैदर को अकेला कर दिया, बाकी इसको अलग कर दिया। इस जो सिंधिया, निजाम वगैरह थे इनको अलग कर दिया। अलग करने के बाद भी हैदर का जो मनोबल था वो गिरा नहीं। आप ये बात को ध्यान रखिए कि हैदर वाली, जब मैंने अभी बोला था कि प्रभावशाली शासक के रूप में हमेशा से रहा था, तो उन्होंने हैदर का जो मनोबल था वो टूटा नहीं, वो उसी तरह से उसी मनोबल के साथ लड़ता रहा। हालांकि पोर्टो नोवा का जो युद्ध जो होता है 1781 ईस्वी में, इसी में हैदर की हार हो जाती है और इस हार को ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। 1782 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है और इस तरह से ये जो है सेकंड 1782 में इसकी मृत्यु हो जाती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। आप ये बात को याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछ सकता है या पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिएगा तो हो सकता है कि, मुझे लगता है कि शायद ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि हैदर की जो मृत्यु है वो किस
युद्ध के दौरान होती है। तो आप ये देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही हैदर की मृत्यु हो जाती है पोर्टोनोवा का युद्ध में। हालांकि 1781 में इसकी हार होती है, यहाँ पे 82 में ये इसकी मृत्यु हो जाती है हैदर की। लेकिन अगला शासक जो आता है टीपू सुल्तान, इसी का बेटा था और वो भी एक प्रभावशाली, इससे आप ये कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा प्रभावशाली शासक के रूप में वो आया और उसने इस युद्ध को जारी रखा। ये नहीं कि इसके मरने के बाद से, जैसे कि हैदर के मरने के बाद से युद्ध यहाँ पे खत्म हो जाता, नहीं, हैदर के मरने के बाद से भी टीपू सुल्तान इस युद्ध को जारी रखता है। 1784 एक तो फिर से, क्योंकि इस समय यूरोप में भी बहुत सारी घटनाएं हो रही थी, तो वहाँ पे एक यूरोप के संधि के तहत एक यूरोप में एक संधि होती है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, उसके तहत इसका थोड़ा सा यहाँ पे साथ जो है सेकेंड आंग्ल मैसूर वार में फ्रांसीसियों का साथ था। यहाँ पे जब टीपू सुल्तान ने इस वार को जारी रखा था, फ्रांसीसियों की सहायता से जारी रखा था, तो फ्रांसीसियों ने जो यूरोप की संधि होती है उसके तहत फ्रांसीसियों ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, यानी कि अब टीपू सुल्तान था, उसका मदद फ्रांसीसी नहीं कर रहे थे। तो जब इन्होंने देखा कि अब हम हार जाएंगे, टीपू सुल्तान को दिखा कि अब जब फ्रांसीसी हट गए, पीछे हट गए, तो टीपू सुल्तान ने मंगलौर की संधि कर ली यहाँ पे 1784 ईस्वी में। कौन सी संधि? मंगलौर। इस बात को आप याद देखिए, मंगलौर की संधि करी इसने, मंगलौर की संधि कर ली और इस युद्ध को यहीं पे अंत कर दिया, इस युद्ध का यहीं पे अंत कर दिया। 1784 ईस्वी में संधि होता है, मंगलौर की संधि, और मंगलौर की संधि से ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होती है। ये वीडियो मुझे लगता है कि 20 मिनट के आसपास हो चुका है साथियों। अब इससे ज़्यादा बनाने का मतलब है कि 40 मिनट के आसपास अगर हम 2 और वार की चर्चा इसमें करते हैं तो 40 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि इस अगला जो 2 वार है, मैं अगले भी एक वीडियो में उसको कवर करूं, और इसको यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं, रोकता हूं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन, मैं पहले इस पर दबाव देके तो मैं बोला तो था, लेकिन दबाव देके नहीं बोला था, तब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। इस बात को लास्ट में नहीं, मुझे पहले ही बोल देना चाहिए था कि 1761 ईस्वी में हैदर अली सत्ता तो हथिया लेता है, ये वास्तविक शासक यहाँ पे बन जाता है, लेकिन खुद को राजा, यानी कि अगर मान लीजिए कि वो सत्ता हथिया लिया, उसके पास पावर भी आ गया, लेकिन खुद को राजा घोषित करने की बात मैं करूं तो ये 1776 में करता है, खुद को राजा 1776 में। नहीं तो आप ये हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि 1767 में तो वार हो जाता है, 1776 में अगर राजा बनता है तो ये राजा 1767 में जो प्रथम वार हो 1767 से 69 तक, तो ऐसे कैसे होगा कि ये 1776 में राजा बना और 1767 में वार हो जा रहा है। तो इसको लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये राजा खुद को घोषित करता है, ना कि मैं यहाँ पे बोल चुका हूँ कि ये शक्ति जो है नंदराज और देवराज से 1761 में ही हथिया लिया, यानी कि 1761 से ही ये वास्तविक शासक बन चुका था। राजा घोषित करना वो अलग की बात है। तो इस बात को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम तीसरे बार की बात करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करना चाहूँगा क्योंकि इसका कुछ काम रहा नहीं है, तो इसको मैं डिलीट करता हूं और हम चर्चा कर रहे हैं तीसरे वार के बारे में। तीसरा वार यानी कि आंग्ल मैसूर युद्ध का तृतीय वार, तृतीय युद्ध जो होता है 90 से 92। एक बात मैं उससे पहले आप हेडिंग दे दे, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, उसके बाद मैं चर्चा थोड़ा सा और करना चाहूँगा। तृतीय आंग्ल, मैं थोड़ा सा संक्षेप में लिख दे रहा हूँ आप, या फिर मैं लिख ही दे रहा हूँ, आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका जो सन है आप याद रखिएगा 1790 से 92 तक, 1790 से 92 तक होता है। ये जो है टीपू सुल्तान, आप यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान दें कि इस समय तक कार्नवालिस जो गवर्नर था, कार्नवालिस का अगर आप आगे हम पढ़ेंगे कार्नवालिस की जो भूमिका है किस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री में है, या फिर गवर्नरों के इतिहास में किस तरह से कार्नवालिस जो महत्वपूर्ण है। तो अभी आप ये समझिए कि ये जो है वो कार्नवालिस इस समय तक गवर्नर बन के आ चुका है। आप देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पास चर्चा करने से पहले मैंने अभी बताया था कि अब शासक जो है मैसूर का शासक जो हैदर अली की मृत्यु हो चुकी है 1782 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92 होता है, तो इस समय तक उसका शासक वहाँ पे जो था वो टीपू सुल्तान, यानी कि उसका बेटा जो था वो था टीपू सुल्तान। ठीक है, आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। तो टीपू सुल्तान एक बहुत ही प्रभावशाली, यहाँ पे मैं दबाव देकर कह रहा हूँ कि ये बहुत ही प्रभावशाली शासक था। इसने अपने शासन को इस तरीके से बनाया, इसमें माप तोल के नई पद्धति को लागू किया। साथ ही बहुत सारे देशों में जैसे फ्रांस, तुर्की, आप टर्की जो है देश, वहाँ पे बहुत सारे देशों में इन्होंने अपने राजदूत भी भेजे व्यापार को मजबूत करने के लिए।
बहुत सारे देशों से संधि भी किया, माप तौल के नई यूनिट इन्होंने लागू किया। साथ ही अपने जो इनका जो राजधानी था श्रीरंगपट्टनम है, उसमें स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया। और ये जो है जैकोबियन क्लब का सदस्य, जैकोबियन क्लब से इसका संबंध था। ये बात आप 2-3 बातें जो मैं अभी बोला था उसको आप लिख के रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। टीपू सुल्तान का जो संबंध था वो जैकोबियन क्लब से भी था। साथ ही इसने अपने राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था। इन्होंने बहुत ही प्रभावी तरीके से शासन किया, माप तौल के नए यूनिट लगाए। साथ ही बहुत सारे देशों से व्यापार हेतु, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध हेतु इन्होंने क्या किया कि अपने राजदूत जो होते हैं, दूत जो होते हैं, उन्होंने बहुत सारे देशों में भी भेजे थे। इस तरह से ये एक प्रभावशाली शासक था। तो अब हम बात कर रहे हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का। टीपू के बारे में ये 4-5 जो लाइनें मैंने बोला था उसको आप लिख के याद रखिएगा इस बात को। अब मैं टीपू, अब देखिए यहाँ पे जो था वो एक बात को मैं चर्चा करना चाहूँगा कि ये जो अगर मैं इस तरह से बनाना चाहूँ तो एक तरफ यहाँ पे जो है वो एक तरफ तो कार्नवालिस था, यानी कि अंग्रेज। कार्नवालिस आप लिख लीजिएगा, कार्नवालिस। कार्नवालिस का मतलब अंग्रेज। इसके साथ भी दे रहे थे, साथ में कौन कौन सा था, आप मराठा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे मराठा इधर थे, निजाम इधर थे। इससे पहले वाले में आप देखिएगा तो वो अंग्रेजों के साथ थे। तो ये आपको कंफ्यूज, बिल्कुल आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मराठा और निजाम जो थे यहाँ पे इसके साथ थे, मराठा और निजाम। देखिए कार्नवालिस के साथ इन्होंने दिया, यहाँ पे सहयोगी के रूप में थे। ठीक है, एक तरफ का टीपू सुल्तान यानी कि मैसूर। अब देखिए ये जो वार होता है, तृतीय वार जो होता है, ये इसमें अब ज़्यादा कुछ था नहीं। आप टीपू सुल्तान के बारे में जान लिए तो टीपू सुल्तान यहाँ पे इसका नेतृत्व करता है। कार्नवालिस इधर, कार्नवालिस इधर मराठा और निजाम है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यहाँ से 1790 से 1792 तक होता है। और यहाँ पे जो है आगे हम बढ़ते हुए बात करते हैं तो टीपू जो है इसकी यहाँ पे हार हो जाती है। यहाँ पे टीपू हारता है और ये जीत जाते हैं। ठीक है, कौन, अंग्रेज। यहाँ पे एक संधि होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि, और श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत कुछ चीज़ें निर्धारित होती है। हमको उतना गहराई से यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं, आप इतना समझ लीजिए कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत जो होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत होता है, संधि से होता है। जैसे द्वितीय आंग्ल में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध का संधि किससे, मद्रास की संधि से। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है का अंत जो है मैसूर के, मद्रास की संधि से होता है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत जो है वो मंगलौर की संधि से होता है। उसी तरह से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत जो है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि से होता है। अब देखिए, अब चौथा वार जो है, चौथा वार के समय तक 1799, चौथा वार अगर मैं इसकी बात करूं, इससे ज़्यादा इसमें कुछ जानने की चीज़ें है नहीं। चौथी वार की मैं बात, चौथा जो वार हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध का, उसकी मैं बात करूं यहाँ पे। तो देखिए इसको आप चतुर्थ बना दीजिए, बाकी सब कुछ ठीक है। ओके, आगे देखिए। तो इस समय तक यहाँ का गवर्नर, अब कार्नवालिस तो पहले था, अब कार्नवालिस नहीं, अब वेलेजली आ चुका है। कौन आ चुका है, वेलेजली। ठीक है, और दूसरी तरफ मैसूर यानी कि टीपू। ये चौथा वार है इसका। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे टीपू मारा गया 1799 ईस्वी में। इसका जो सन है वो 1799 है, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा 1799 में टीपू मारा गया। के बारे में मैं एक बात और मेंशन करना चाहूँगा, 1-2 बातें और हैं। जैसे कि उसको शेर ए मैसूर की उपाधि दी गई थी, शेर ए मैसूर की उपाधि दी गई थी। तो साथ ही उसको सीधा साधा दैत्य भी बोला जाता था, क्योंकि वो बहुत ही बहादुर था। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, वो कहा करता था कि शेर की तरह एक दिन जी लो, ये अच्छा है कि आप भेड़ियों की तरह लंबे जीवन जियो, इससे अच्छा है कि आप शेर की तरह एक दिन जी लो। ये उसी का कथन है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो मैंने 3-4 बातें उसके बारे में पहले बोला और 2 बातें भी जो बाद में बोला, जैसे शेर ए मैसूर और सीधा साधा दैत्य के बारे में, सीधा साधा दैत्य। तो ये बात आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि यूपीएससी तो नहीं ऐसे क्वेश्चन पूछती है, लेकिन यूपी पीसीएस या फिर बीपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस इस तरह से क्वेश्चन पूछ देते हैं और वहाँ पे आप फंस सकते हैं। तो इसलिए आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे की बात मैं करूँ तो ये यहाँ पे जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, वेलेजली और
एक तरफ तो वेलाजिरी, दूसरी तरफ मैसूर। यहाँ पे टीपू सुल्तान मारा जाता है 1799 ईस्वी में। और वेलाजिरी यानी कि अंग्रेजों ने पुनः, मैंने अभी बोला था वाडियार वंश का, जो मैं बात बोल रहा था कि वाडियार वंश के वाडियार वंश का जो शासक स्थापित कर दिया था शुरू में, और जिससे हैदर ने सत्ता हथिया लिया था। तो पुनः क्या किया इन्होंने, पुनः उसी वाडियार वंश के एक अल्पायु बालक को गद्दी पे बिठाया और वाडियार वंश का शासक पुनः स्थापित किया। किसने? अंग्रेजों ने। और इसके साथ सहायक संधि कर ली। सहायक संधि क्या है, आप ये अभी आपके लिए शब्द हो सकता है अगर आप नए हैं तो। हम आगे बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे कि सहायक संधि क्या है, क्योंकि वेलाजिरी से ही संबंधित है सहायक संधि। आगे जाके हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि सहायक संधि क्या है, सहायक संधि करने वाले कौन कौन से राज्य थे, उन राज्यों का क्रम क्या था, और बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ हम उसको याद भी करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चारों वार जो होते हैं, अब इस तरह से लास्ट वार जो था सहायक संधि जिसके मैसूर के साथ कर ली। अब मैं सहायक संधि का मतलब ही हुआ कि आप एक तरह से अंग्रेजों के चुंगल में फंस चुके हैं, अब उससे निकलना मुश्किल है। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि बंगाल का उन्होंने अधिग्रहण किया, दूसरे वीडियो में 4 वार के तहत 4 वार करके मैसूर का अधिग्रहण कर लिया, क्योंकि सहायक संधि करने का मतलब उस राज्य का अधिग्रहण हो चुका है, लगभग अधिग्रहण हो चुका है। तो इस तरह से 4 वार से मैसूर का अधिग्रहण किया। अब हम आगे पढ़ेंगे मराठा राज्य का, जो उन्होंने अधिग्रहण कैसे किया, मराठा राज्य से कितने सारे वार होते हैं, किस तरह से वार होते हैं, उसमें कौन कौन जीतता है, कौन हारता है, और किस तरह से अंततः जो है वो मराठा राज्य भी जो है वो भी किसके अधीन आ गया, अंग्रेजों के अधीन आ गया। तो उम्मीद करता हूँ साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चारों को जो मैंने बोला है उसका आप नोट्स तैयार करिए, चारों युद्ध का, और साथ ही आप आगे भी मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। हम जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। ये वीडियो बहुत